सभी लोग मानव रोगों से पीड़ित होते हैं। ठीक, तो आज हम वो देखेंगे, ठीक है, ह्यूमन डिजीजेस। आवाज आ रही ना सभी को? सारे। चलिए ठीक है, ठीक है, ह्यूमन डिजीजेस, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे आप। आईएएस से लेके पीसीएस से लेके समूह गौ से लेके, ठीक है, एक बार आपको याद करना है टॉपिक, ठीक है, एक बार इसको याद कर लेना, समझ लेना है। ठीक, मैंने थोड़ा इसमें मतलब अपना जो स्टडी का जो तरीका है वो मैंने इसमें डाला हुआ आपके लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन डिजीजेस के जो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोग बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं, जैसे उसमें एक दो क्वेश्चन पे डिस्कस करें। जैसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, सभी को दिख रहा है, गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टिसिमिक किस रोग के तीन प्रकार हैं? किसके होंगे बताइए तो। पीलिया। डी। निकल लिया मैंने। ये है क्षय रोग। क्षय रोग को कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीबी। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस सुना है आपने? यस सर। ट्यूबरकुलोसिस सुना होगा, क्षय रोग जिसको कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको क्षय रोग कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें गिल्टी हो जाती है। इसको अभी आगे डिटेल आएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखें हम, बीसीजी का टीका ये दिया जाता है किसमें? क्षय रोग में ही। क्षय रोग का दूसरा नाम है तपेदिक, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जा रहा है, ठीक है, बीसीजी का टीका दिया जाता है इसमें। तीसरा, टाइफाइड किस रोग के कारण टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? साल्मोनेला टाइफी। नहीं, विकल्पों में से बताइए ना, वायु प्रदूषण, कुपोषण, ए बी सी या डी। दूषित पानी से। पानी से, ठीक, पानी से फैलने वाले रोग हैं। टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, ठीक। एमडीडी का पूरा नाम मल्टी ड्रग थेरेपी, ये आपको करना है, ठीक है, होमवर्क। ये क्वेश्चन जो है वो करना है, अभी फिर टॉपिक पढ़ा रहे हैं फिर उसमें भी आएंगे। ठीक, जितने क्वेश्चन मैंने शेयर करे आप लोग करिए, कीजिएगा इनको, सबको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, आज जो शेयर कर रहे हैं, आज जो पढ़ेंगे हम ह्यूमन डिजीजेज। ठीक है, ह्यूमन डिजीजेज में, ठीक, ह्यूमन डिजीजेज में पहले हमने दो वैरायटी रखी है, मतलब दो प्रकार, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है कि मनुष्य के हम जो रोग हैं उसको हम वर्गीकृत कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज जो आप वर्गीकृत करते हैं उससे आपको क्या फायदा मिलता है वर्गीकृत करने से? आप स्टडी का भी, जो भी आप स्टडी करते हैं ना, उसको भी आप इस तरह से वर्गीकृत करके अपने नोट्स बना सकते हैं। वर्गीकृत करने का क्या फायदा होता है? दो मेन फायदे होते हैं वर्गीकृत करने के, कौन कौन से? समझने में आसानी रहती है। ठीक है, ठीक है। और और बताओ, और लोग भी बताओ भाई, एक दो लोग ही क्यों बोलते हैं, क्लास तो शायद पढ़ रहे हैं काफी लोग। एक तो आपको उसमें क्रमबद्ध अध्ययन हो जाता है उस चीज का, ठीक है, क्रमबद्ध अध्ययन हो जाता है ना, क्रमबद्ध सिस्टमेटिक, जो साइंस की परिभाषा ये तो सिस्टमेटिक आपका अध्ययन हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपको समझने में आसानी हो जाती है, जब समझेंगे तो याद करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी, आपको अगर टॉपिक दिया जाता है ना, आप इस तरह से उसमें क्रमबद्ध तरीके से अपना नोट्स बनाएंगे ना, तो वो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आपको, ठीक है। तो देखिए, ह्यूमन डिजीजेज जो है, डिजीज किसको बोलेंगे? डिस डिस डिजीज, रोग। ठीक है, हम रोग से शुरू करते हैं, दूसरे पेज पे आइए। ठीक है, रोग की जो परिभाषा है ये किसी किताब में नहीं है, ये मैंने अभी जो, जब मैं इसको तैयार कर रहा था तब मैंने एक मतलब एक अपने दिमाग से एक हाइपोथेसिस, एक संकल्पना पे वो करा कि ऐसी शारीरिक अवस्था, ठीक, मतलब हमारे शरीर की ऐसी अवस्था जब हम अपनी पूर्ण शारीरिक मानसिक क्षमता पर कार्य करने में सक्षम न हो, ठीक है। अगर व्यक्ति अपनी पूर्ण शारीरिक और मानसिक क्षमता का पर काम कर पा रहा है तो दैट मीन्स वह क्या है? स्वस्थ है। ठीक है, तो कैसे पता चलता है आपको कि आपको कोई बीमारी हो गई? जब आप अपनी क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो अपने अपने शरीर के में कुछ आपको डिसीज जब महसूस होती है, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम आ रहे हैं दो वर्गीकरण में। ठीक है, एक है जन्मजात रोग और एक है उपार्जित रोग। ठीक है, जब मनुष्य पैदा नहीं हुआ, अभी माँ के पेट में ही है, वहां से अगर उसको कोई बीमारी उसके साथ आती है, ठीक है, तो वो होंगे जन्मजात रोग। ठीक है, जन्मजात रोग में हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसके बाद उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस क्या है? ये इसमें आदमी का रोल होगा, अगर मैं अपनी लाइफ स्टाइल या अपना खान पान को या अपने किसी चीज को इस तरह से वो कर दूंगा, तो तब मुझे जो उससे
उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से जो बीमारी होगी वो एक्वायर्ड डिजीज होगी, ठीक है, जिसके लिए जिम्मेदार मैं होगा। लेकिन जन्मजात रोग वो होंगे जो मैं मनुष्य जब पेट के अंदर होगा, ठीक है, जब भ्रूण स्तर पर होगा तो वहीं पर उस पे कोई बीमारी वहीं से उसके साथ चल के आ जाए, ठीक है, तो वो होंगे जन्मजात रोग, मतलब जो जन्म से पहले से ही भ्रूण स्तर पर ही आप मनुष्य के शरीर में आ गए हैं, ठीक है। जैसे ये बीमारियां जो होंगी ये भ्रूण स्तर पर ही होंगी, ठीक है। तो जितनी आपकी जेनेटिक बीमारी होंगी वो सब जन्मजात रोगों में ही आएंगी, ठीक है, जेनेटिक जो जीन से आते हैं, ठीक, जीन के लिए आपके जो पेरेंट्स होंगे, हमारे जो पेरेंट्स होंगे, उनसे जो जीन के थ्रू हमारे पास पास आएंगी बीमारी, वो जन्मजात रोग होंगे, ठीक है। और जैसे किसी को टीबी हुई, तपेदिक हुआ, जिसको क्षय रोग कह रहे हैं, तो वो जन्मजात बीमारी नहीं होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इधर आ जाएगी एक्वायर्ड डिजीज में, पैदा होने के बाद की बीमारियां। पैदा होने से पहले की बीमारियां जो शरीर में हो वो जन्मजात में होंगी, और पैदा होने के बाद जो बीमारियां, पैदा होने के दूसरे दिन ही किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को खांसी हो गई, ठीक है, तो वो आ जाएगी आपकी एक्वायर्ड डिजीज में, ठीक है। लेकिन पैदा होने से पहले जो उसके जीन में मौजूद है वो जन्मजात रोग के स्तर पर होगी, ठीक है। इस बात को समझ गए सभी? सभी समझ गए? यस सर। यस सर। और कोई हाँ, चलिए ठीक है, ये तो समझ गए ना। जन्मजात तब होंगी जब बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके बाद उसको जो भी डिजीज होंगी वो सारी, ठीक, वो सारी मतलब वैसी डिजीज जिनका जीन से संबंध ना हो, वो आपकी उपार्जित बीमारियां होंगी, ठीक है। और अगर किसी बीमारी का जीन से संबंध है तो वो आपकी जन्मजात बीमारियां होंगी, जो हमारे शरीर में जीन होता है उसके स्तर पर होंगी, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पेज में, ठीक, देखिए जब साइंस डेवलप हो रही थी तो मतलब रोग विज्ञान जो होता है कि मनुष्य का शरीर क्यों रोगी बन रहा है, इस पर भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम करा है, ठीक है। साइंस जो भी काम करती है वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन, मतलब मनुष्य के, किसके लिए, वेल बीइंग के लिए, कि मनुष्य अच्छे तरह से रह सके, मनुष्य अच्छी तरह से सोच सके। तो वेल बीइंग के लिए जब भी कार्य होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। अगर मनुष्य सारी बीमारियों से मुक्त हो जाए तो वो वेल बीइंग की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जब भी कोई बड़ा काम होता है तो वो काम मतलब नोबेल पुरस्कार के लायक होता है वो, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारे हैं कि मतलब रोग का कीटाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज अगर क्वेश्चन आए किसने दिया था, तो रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको नोट करा है, ठीक है। इनको 1905 में नोबेल भी मिला था। ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ये मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखा है कि ताकि आपको पता लगे कि रॉबर्ट कोच ने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन करी, बहुत बड़ी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या होगी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ये नीचे की लाइन में लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार रोग सूक्ष्म जीवी जीवाणु द्वारा पनपते हैं, ठीक है। तो क्या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में हमारी जेनेटिक बीमारियां कवर होंगी? यस सर। नहीं भाई, जेनेटिक कैसे कवर हो जाएंगी? जो जीन स्तर वाली बीमारियां हैं वो कवर नहीं होंगी जर्म थ्योरी में। कोई और बताए, आप में से कोई एक्सप्लेन करे। कुलदीप आज हैं क्लास में? यस सर। हाँ, आप बताओ इसमें जेनेटिक बीमारी कवर होंगी इस सिद्धांत में, रोग का कीटाणु सिद्धांत? नो सर। नहीं होंगी ना। रोग का कीटाणु सिद्धांत ये कह रहा है कि जो भी बीमारी हो रही है वो जीवाणु या विषाणु के प्रवेश करने से हो रही है, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में पैदा कर रहा है, पैदा जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है वो हमें बीमार कर रहा है। लेकिन जेनेटिक बीमारी में तो ऐसा नहीं होता ना कि कोई प्रवेश करे। जेनेटिक बीमारी से हम कैसे बीमार होते हैं, वो जीन में ही, हमारे जो जीन है, जीन में आगे ये आएगा, ठीक है, आगे सब आएगा, जीन हो गया आपका, गुणसूत्र हो गया, आगे मैंने इसमें आपको चित्र भी बना के दिया हुआ, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम ये बहुत बड़ा सिद्धांत था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जिसमें रॉबर्ट कोच ने बताया। रॉबर्ट कोच का नाम जब हम मेडिकल साइंस में आते हैं तो एक बहुत मतलब जो शुरुआत के वो होते हैं ना, पाथ फाइंडर, उसमें आता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार ये है, उन्होंने ये बताया कि बीमार होने का कारण क्या है, जीवाणु या विषाणु का हमारे शरीर में प्रवेश करना, ठीक। और इनिशियल स्तर पर ये सही भी था, तब तक जीन की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो देखिए उन्होंने 3 बीमारियों की का स्टडी करी, जिसमें हैजा, कॉलरा जिसको बोलते हैं, एंथ्रेक्स और तपेदिक। तपेदिक के नाम देखिए कई बार अलग लगाते हैं, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, और क्या है, क्षय रोग, और क्या है, राजक्षमा, ये सब टीबी के नाम है, ठीक है। तो इन्होंने, रॉबर्ट कोच ने 3
उस पर अध्ययन किया था, हैजा, एंथ्रेक्स और टीबी पे। ठीक, और इन्होंने मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि टीबी बीमारी की खोज किसने करी थी, तो वो रॉबर्ट कोच ने करी थी। ठीक है, तो एंथ्रेक्स भी है इसमें, एंथ्रेक्स भी जीवाणु द्वारा जनित रोग है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जीवाणु द्वारा जनित रोग, विषाणु। आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि ये निम्न रोग का कारण कौन है, जीवाणु है या विषाणु है या प्रोटोजोआ है या प्रोटीन की कमी, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिजीजेज की। तो उसमें जो आया एक एक थ्योरी ये है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जिसमें रोग का कारण क्या है, जीव, ये है हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवी जिनको कहते हैं, उनके प्रवेश करने से ही हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। ये थ्योरी दी थी रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, इसी में हम आए हैं यहाँ पर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करा। हु वाज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? लुइस पाश्चर। लुई, हाँ, लुई पास्चर। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक, लुई पास्चर, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मतलब जिन्होंने बैक्टीरिया बताया था पहली बार कि बैक्टीरिया क्या होते हैं और ये किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक, जर्म थ्योरी होगी, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, डिजीजेज में कुछ है, जो पेज था, सबसे पहला पेज था जो, ठीक, इसमें जन्मजात रोग थे और दूसरे थे एक्वायर्ड रोग। ठीक, एक्वायर्ड डिजीजेस जन्म लेने के बाद जो मनुष्य के जीवन काल में पैदा होती है। उपार्जित इसमें दो थे, एक थे संक्रामक और एक थे गैर संक्रामक, कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसको कह रहे हैं संक्रामक रोग या गैर संक्रामक रोग, इनमें क्या अंतर होगा, मुख्य अंतर? ये रोगी के संपर्क में आने पर फैलती नहीं है दूसरे में। हाँ, ठीक है, जो कम्युनिकेबल होंगी, कम्युनिकेबल मतलब जो संक्रामक होंगी, तो अगर मुझे जुकाम हो गया है, मान लीजिए मुझे कोई ऐसी बीमारी हुई है और मेरे इस वो कमरे फैल में जो जाएगी। भी आ जाए, उसको भी ये रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये संक्रामक हो गई, मतलब मनुष्य से मनुष्य में चली गई। कोरोना संक्रामक होगी या नहीं होगी? संक्रामक। होगी। कोरोना बहुत ही ज्यादा संक्रामक थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, इतनी ज्यादा संक्रामक थी कि उस आदमी को उठा के अलग ही कर दे रहे थे। ठीक है, कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा ना, इतनी ज्यादा संक्रामक बीमारी थी कि मतलब हवा से भी जा सकती थी। ठीक, तो इसीलिए देखा होगा आपने, उसमें क्या कर रहे थे, आदमी का आइसोलेशन कर रहे थे, एकांतवास जिसको कह रहे हैं, ताकि इस आदमी के संपर्क में कोई भी वो ना है। ठीक, सामान्य तो ये कहा जाता है कि जब भी कोई संक्रामक बीमारी हो जाए तो आदमी को खुद ही थोड़ा सा अलग रहना चाहिए, ताकि उससे दूसरे में वो बीमारी न जाए। ये है संक्रामक बीमारियां। और गैर संक्रामक बीमारी ऐसी है, इसमें आदमी कहीं भी जा सकता है। ठीक है, उसी को रहेगी, उससे दूसरे में नहीं जाएगी। ठीक, जैसे आपके कुछ बीमारियां, जैसे जीन स्तर वाली बीमारियां, जीन स्तर वाली बीमारियां, सभी बीमारियां कैसी होंगी, संक्रामक होंगी या गैर संक्रामक? गैर संक्रामक। गैर संक्रामक होंगे। ठीक है, हाँ, ये सभी बीमारियां होंगी गैर संक्रामक। ठीक है, मोहित जुड़े हुए इस क्लास में, मोहित कुमार। मोहित नहीं जुड़ा हुआ इस क्लास में? एक दो लड़के जरा अपना नाम बताइए, तो कौन कौन है? एक तो बताओ, अपने नाम बताओ। शरद चंद्र। शरद, हाँ, दूसरा? कैलाश कैलाश, पांडे। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो कैलाश, इसमें देखिए संक्रामक जो जीन जीन वाली बीमारियां होंगी, वो संक्रामक नहीं होंगी। ठीक है, क्यों नहीं होंगी संक्रामक, कोई बताइए तो बॉयज। जीन एक आंशिक आनुवांशिक बीमारी के द्वारा फैलता है। हाँ, जीन संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, जीन, क्योंकि जीन का कारण जीवाणु या विषाणु नहीं है। ठीक है, जीवाणु विषाणु हो तो मैच खांसने छींकने से चला जाए। ठीक है, जीन जीन की बीमारियां इस तरह से नहीं फैलती। ठीक है, तो वो गैर संक्रामक में आएगी। ठीक, जैसे किसी को हृदय रोग है, हृदय रोग भी गैर संक्रामक होता है। ऐसा नहीं कि मेरे इस कमरे में कोई आ गया उसको भी हृदय रोग हो गया मेरे से, वो सब गैर संक्रामक है। ठीक है, अब आगे इसमें और डिटेल देखेंगे हम। अब आइए इसमें नेक्स्ट पेज पे, जो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, पहले इसी से शुरू कर रहे हैं। ठीक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिनको कह रहे हैं असंक्रामक या गैर संक्रामक रोग। गैर संक्रामक वही हो गया जो खांसने से, थूकने से, छींकने से नहीं फैलते हैं। ठीक है,
गैर संक्रामक में देखिए दो, इसमें दो कैटेगरी बनी हुई है, इसमें बहुत सारी कैटेगरी अलग अलग तरह से है, लेकिन हम अभी इसको इसी तरह से देख रहे हैं, जिसमें पहला है डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीज में क्या है? हीनता जन्य में क्या हो गया? जो हमारे शरीर में किसी कमी की वजह से पैदा हो रही है, ठीक है, जो हमारे शरीर में किसी कमी की वजह से पैदा हो रही है। जैसे दो फेमस हैं, कौन कौन सी? मेरा मैरस्मस और क्वाशियोरकर। ठीक, मैरस्मस और क्वाशियोरकर ये बहुत फेमस बीमारी है, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक चित्र शेयर करा है कि बच्चों को ही दरअसल ये मतलब बच्चों में ज्यादा होती हैं, ठीक है। ये किसी कमी की वजह से होती हैं, ठीक। कमी क्या है? शरीर में प्रोटीन की कमी। ये बच्चों की बीमारी है, ठीक है। शरीर में प्रोटीन की कमी से हो रही है। इसमें देखिए एक को मैरस्मस है और एक को क्वाशियोरकर है, ठीक। जो जिसमें सूख रहा है बच्चा, वो कौन सी बीमारी है? मैरिस्मस। मैरस्मस, ठीक है। वसा उत्तक का क्षय। वसा उत्तक वो होते हैं ना जो शरीर में क्या देते हैं, चर्बी जो होती है, जिससे हमारा शरीर मोटा बनता है, ठीक है। अगर किसी को अपना मोटापा घटाना है तो उसको सबसे पहले अपनी वसा कंपनी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। वसा से ही शरीर में मोटापा आता है, ठीक है। तो वसा उत्तक का क्षय होता जाएगा तो बच्चा सूखता जाएगा, ठीक है। तो ये मैरस्मस है। और दूसरा है क्वाशियोरकर, ठीक है। जो ये दोनों बीमारियां बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, ठीक है। तो ये फैलेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि एक बच्चे को ये हो गया तो इस बच्चे से दूसरे को भी क्वाशियोरकर या मैरस्मस हो जाएगा, ठीक है। ये फैलेंगे क्यों नहीं ये रोग? एक बच्चे से दूसरे बच्चे को फैलेंगे। क्योंकि सर ये डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही, डिफिशियंसी की वजह से हो रहे हैं। ये किसी जीवाणु या विषाणु की वजह से नहीं हो रहे, ठीक है। जीवाणु या विषाणु की वजह से होते तो शायद ये फैल सकते थे, लेकिन ये तो प्रोटीन की कमी से हो रहे हैं, ठीक है। दूसरे बच्चे को तब होंगे जब वो भी उसमें भी प्रोटीन की कमी होगी, ठीक है। ठीक, तो देखिए क्वाशियोरकर या मैरस्मस, ठीक है। मैरस्मस में आज बच्चा सूख रहा है, और क्वाशियोरकर में देखिए यकृत दुष्प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को अगर उसके लीवर, यकृत मीन्स लीवर, लीवर में कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले उसके पेट में सूजन आती है, ठीक है। ये सामान्य तो अभी हम देख सकते हैं, यकृत की खराब वाले व्यक्ति का पेट हमेशा सूज जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें यकृत दुष्प्रभावित हो रहा है इससे, ठीक है। प्रोटीन की कमी से हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन के अच्छे स्रोत क्या है? दाल दाले दाल है, बिल्कुल। डेयरी प्रोडक्ट है आपके, मांस मच्छी जो है वो सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। वो हम जब पोषण वाला चैप्टर चलेगा ना तो उसमें देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको ये देखना है कि प्रोटीन की कमी से जो बच्चों में दो रोग हो रहे हैं वो प्रोटीन की कमी से हो रहे हैं, उनके नाम क्या है, ठीक है। मैरस्मस में कमजोर हो रहा है और इसमें यकृत दुष्ट प्रभावित हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आइए, ये तो थे डिफिशियंसी रोग। दूसरे इधर आइए, हृदय रोग। हृदय रोग भी हम इसमें ले रहे हैं, किसमें? नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल में दूसरे को नहीं होगा, और मुझे है मेरे से दूसरे में नहीं फैलेगा, ठीक। इसमें देखिए पहला है, ये याद हो जाएगा सभी को। याद नहीं भी होगा तो इसमें ये आपको ये याद रखना है, इसमें मोटा इतना ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें क्वेश्चन उस हिसाब से भी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं आ पाएगा इसमें। लेकिन हृदय रोग नॉन कम्युनिकेबल है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? हृदय की धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जमने से क्या दिक्कत आएगी? ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन जो हृदय को प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, हृदय सूल, जिसको हिंदी में कहा जा रहा है, अंग्रेजी में है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, जिसमें क्यों किस वजह से हो रहा है? देखिए मानसिक तनाव, कठोर परिश्रम, ठीक है। इसलिए कठोर परिश्रम से हमें क्या करना चाहिए, बताओ? कठोर परिश्रम से बचना चाहिए ना, नो सर। बताओ? बचना चाहिए। एक कठोर परिश्रम मतलब हृदय रोग क्षमता जो है से ना, ज्यादा। हाँ मतलब हृदय रोग जो है, हृदय रोग बेसिकली मतलब ये इस तरह के है कि जब हम किसी चीज का क्या ले लें, दिमाग में प्रेशर ले लें, ठीक है। दिमाग में हमने प्रेशर ले लिया, कठोर परिश्रम तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ जो उसका दिमाग में प्रेशर ले लेगा, प्रेशर नहीं लेना है किसी चीज का, ठीक है। इसके लिए क्या फॉर्मूला अपनाना है? ऑल इज वेल, ठीक है। वेल आपने सुना है, लेकिन सारा ऑल इज वेल से भी नहीं होगा, उसका भी एक महत्व है। ऑल इज वेल एक लिमिट तक महत्व है, ठीक। चलिए हम आगे देखेंगे कभी, ठीक। लेकिन फिलहाल ये है कि एंजाइना पेक्टोरिस जो है
जिसको हृदय शूल कह रहे हैं। शूल का अर्थ क्या हुआ? पेन, दर्द। दर्द। हाँ, इसमें हृदय को ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होती है, सीने और बाईं हाथ में दर्द होता है। ठीक है, जब भी हृदय की कुछ बीमारियां होती है, सामान्य उसमें लक्षण है बाएं हाथ में दर्द, फैलना। ठीक है, फैलना मतलब जो यहाँ से होते हुए, हृदय से होते हुए बाएं हाथ की तरफ फैले। ठीक है, उससे आदमी लगा सकता है आइडिया कि उसको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है। और क्या होता है हृदय रोग में, क्या क्या लक्षण होते हैं बताओ तो। हृदय रोग अगर किसी को हार्ट अटैक आने की संभावना है तो उसको पसीना भी आता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। ठीक। तीसरा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में वही होता है कि हृदय को एंजाइना पेक्टोरिस में तो ये क्या होता है, केवल बाधित हो रही है ऑक्सीजन की आपूर्ति, लेकिन हार्ट अटैक में पूरी तरह से क्या हो गया, रुक ऑक्सीजन की जाता है। आपूर्ति ठीक नहीं हो रही है। ठीक है, हृदय स्पंदन रुक गया। ठीक है, हार्ट अटैक। आपने सुना होगा कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट सुना है? कार्डियक हाँ अरेस्ट जी में सर, क्या होता है? ये हार्ट अटैक ही है कार्डियक। हाँ, मतलब हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में थोड़ा सा अंतर है। कार्डियक अरेस्ट थोड़ा अलग चीज है। ठीक, धमनियों से। हमारा हृदय कैसे धड़कता है, किस वजह से धड़कता है? कार्डियक जो मसल्स हैं जो, मसल्स तो सही कह रहे हैं ना आप, लेकिन उस मतलब धड़कता कैसे हो? मसल्स तो धड़केंगे, लेकिन कैसे उसको, क्या होता है जिस वजह से वो धड़कता है? ब्लड सर्कुलेशन होता है और ऑक्सीजन पहुंचता है सर वहां पे। नहीं, वो तो आप बात की बात बता रहे हो ना कि हृदय धड़कने से क्या होता है, वो तो ऑक्सीजन, लेकिन धड़कता कैसे है? उसके पीछे मतलब धड़कने के पीछे क्या कारण है? क्या कौन सी चीज उसे ऐसा करती है कि जिस वजह से हृदय धड़कता है? आप लोगों में से बताओ कोई भी। पंप करता। नहीं, पंप तो करता है ना, वो तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर क्या चीज ऐसी कुछ हो जाए कि हमारा हृदय धड़कना बंद कर दे? जो हमारा हृदय धड़कता है ना, आपने सुना होगा ये कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करता है शरीर, ठीक, हृदय किस वजह से धड़कता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, विद्युत सिग्नल शरीर में पैदा होते हैं जिस वजह से हृदय क्या होता है, धड़कता है। अगर वो विद्युत सिग्नल, ठीक है, वो विद्युत सिग्नल अगर वो हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो हृदय धड़कना क्या कर देगा, बंद बंद कर कर देगा। देगा। कार्डियक अरेस्ट। एक कार्डियक अरेस्ट में हृदय को सिग्नल मिलने बंद हो जाता बंद है। हो ठीक जाता है, है। हाँ। दूसरा वाला जो हार्ट अटैक है उसमें तो वो जो धमनियां हैं वो छोटी हो गई, उसमें मतलब रक्त आपूर्ति बाधित हो गई, लेकिन इसमें सिग्नल ही क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अगर सिग्नल धीमे हो जाए हमारे हृदय के, तो इसको हम मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? पेस मेकर। पेस मेकर, बिल्कुल सही, पेस मेकर हृदय में लगा देंगे। वो सिग्नल को अगर ज्यादा है तो कम कर दे, कम है ज्यादा कर दे, मतलब जितना चाहिए उतना ही सिग्नल को उतना वो कर देगा। ठीक है, ठीक। तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, जो मतलब सामने तो आजकल बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं। तो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये चीजें अलग अलग, ये इसमें मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख नहीं रहा, लेकिन थोड़ा बहुत आपके नॉलेज के लिए। ठीक, हाइपर टेंशन भी है। ठीक, अधिक रुधिर दबाव से तनाव की स्थिति। ठीक, तो इनमें ये नॉन संक्रामक बीमारियां है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। ठीक, जिसमें कोशिका, कोशिका मैंने बनाई हुई है, क्योंकि बीमारी का संबंध कोशिका से, कोई भी जो बाह्य जो ऑर्गेनिज्म होगा सबसे पहले आपके शरीर में जाके कोशिका में जाएगा। ठीक है, तो कोशिका जीवन की इकाई है, ये सिद्धांत दिया था किसने? स्लाइडिंग। स्लाइडेन एंड स्वान, जिसको कहते हैं कोशिका सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। ठीक, उन्होंने बताया था कि कोशिका जीवन की इकाई है। ठीक है, हमारी जो पूरा शरीर बना हुआ ना, ये सारा समस्त जीवधारियों का शरीर किससे मिलके बना हुआ है? कोशिकाओं से। कोश। ये भी कोशिका सिद्धांत में है। ठीक है, कोशिका एक यूनिट है। ठीक, तो सारी कोशिका मिलके क्या बनाती हैं? हमारा पूरा ऑर्गन्स। शरीर बना रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो देखिए बीमारी कैसे होगी ये इसमें देखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो चित्र बना हुआ रेड में, सभी को दिख रहा होगा, सेल, सेल दिख रही है ना, कोशिका। यस सर। ठीक है, कोशिका देखिए, कोशिका में देखिए आप, जो मैंने ब्लैक से क्रॉप करा हुआ है, ठीक है, वो ब्लैक का कोई मतलब नहीं है, वो क्रॉप है। ठीक है, वो चित्र मतलब क्रॉप करने के लिए मैंने वो ब्लैक लिखा हुआ है। ठीक है, ब्लैक वो बना हुआ है। ठीक, कोशिका से मैंने क्या निकाल दिया अभी? केंद्रक। केंद्रक निकाल दिया। ठीक,
केंद्रक को मैंने और जूम करके केंद्रक के अंदर मुझे क्या मिला? क्रोमोसोम क्रोमोसोम मिला। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़ी होते हैं? 23 है? 23 जोड़ी हाँ, 23 जोड़ी, मतलब 46 होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम को मैंने और बड़ा करा तो क्रोमोसोम के अंदर मुझे क्या मिला? डीएनए डीएनए। डीएनए को हमने और बड़ा करा, डीएनए के अंदर मुझे क्या मिला? जीन जीन। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको समझना है कि कोशिका का केंद्रक है, केंद्रक के अंदर है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए, डीएनए के अंदर डीएनए का और अगर एक टुकड़ा करा तो तब मुझे जीन मिले। ठीक है, तो कुछ बीमारियां जो मेरे जीन में घुसी हुई हैं तो वो होंगी जेनेटिक बीमारियां। ठीक है, और जो बीमारियां क्रोमोसोम में कोई खराबी आने के कारण होंगी वो बीमारियां होंगी क्रोमोसोमल बीमारियां। ठीक है, जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो जीन जो है, ठीक, जीन की खोज भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। ठीक है, जीन को हम चेंज करके, ठीक, जीन में हम मॉडिफाई करके अपने अनुसार क्या कर सकते हैं? अपने अनुसार, अपने जैसे कि किसी व्यक्ति को कैंसर है, ठीक है, तो कैंसर भी जेनेटिक बीमारी, उसके मतलब जीन में, जीन जेनेटिक बीमारी है। ठीक, तो ये बीमारी अगर वो चाहता है कि उसके बच्चे को ना हो तो उसका बच्चा क्या करता है, कर सकता है अपने जेनेटिक स्तर पर चेंज करवा सकता है। ठीक है, जो आज जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है। तो देखिए, डीएनए जो है, डीएनए का आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल में क्या दिख रहा है आपको? ठीक, इस तरह से जो दो दिख रहे हैं ना, दो सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए से। ठीक है, तो डबल हेलिक्स मॉडल इसको कह रहे हैं, जिसकी खोज करी थी वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, तो जीन जीन शब्द की खोज करी थी विल्हेम जॉनसन ने, और जेनेटिक्स की खोज करी थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, जेनेटिक्स अलग है, जीन अलग है। ठीक है, जीन के आधार पर जो आगे अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स, जिसकी खोज करी थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, और कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने करी थी? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, सेल थ्योरी तो समझ समझ चुके हैं ना? सेल थ्योरी, यस सर सेल थ्योरी क्या है कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिका जीवन की इकाई है। समझ गए ना इतना? ठीक है, तो अभी हम बीमारी को समझने के लिए कोशिका देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरी गैर संक्रामक बीमारी जिसको बोल रहे हैं एलर्जी। ठीक है, एलर्जी ये भी अगर किसी व्यक्ति को है तो गैर संक्रामक है। ठीक है, दूसरे में नहीं होगी। एलर्जी किसी भी बाह्य कारक के कारण हो सकती है, जिसको हम एलर्जन कह रहे हैं। ठीक है, वो धूल भी हो सकती है, परागकण हो सकती है, कुछ दवाइयों से हो सकती है, कुछ खाद्य पदार्थ से हो सकती है। ठीक है, आप लोगों में से हुई किसी को एलर्जी? होती रहती होगी। ठीक, एलर्जी के कारण, एलर्जी का क्या है, हमारा जो प्रतिरक्षा, जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है वो ओवर एक्टिव हो जाए किसी एलर्जन के कारण। जैसे धूल जहाँ पे हो, ठीक, कहीं पे अगर झाड़ू चल रही हो और किसी व्यक्ति को वहां से जबरदस्त छींके आनी शुरू हो जाए, तो आप लगा लीजिएगा कि उस व्यक्ति को धूल से क्या है, एलर्जी है। ठीक है, जैसे कुछ खा लिया किसी ने, कोई दवाई, किसी को जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अगर किसी बीमारी का, तो डॉक्टर आपको कहता है कि आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, उस हिसाब से वो दवाइयां देता है। कभी कभी दवाइयों से भी एलर्जी होती है। ठीक है, तो एलर्जी के लिए रोकने के लिए दवाई कौन सी होती है? एक छोटी सी गोली आती है, उसका सेट्रिजिन नाम मुझे, हाँ, कौन सा? सेट्रिजिन हाँ, सिट्राजिन, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। ठीक है, तो सिट्राजिन भी एक छोटी सी गोली होती है जो हमारे शरीर में एलर्जी को रोकती है। ठीक है, एलर्जी में देखा होगा आपने, त्वचा पर लाल चकत्ते, नाक बहना आदि। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट पे। अभी हम नॉन संक्रामक बीमारियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, आनुवंशिक बीमार, जेनेटिक जो डिसऑर्डर है, ठीक है, उसमें दो बताए थे। अभी बताया था ना चित्र में, एक है जीन के स्तर पर, जीन के विकार, और दूसरे हैं क्रोमोसोम का विकार। ठीक है, तो जीन के स्तर पर जो विकार है, ठीक है, जीन बड़ा है या क्रोमोसोम बड़ा है? क्रोमोसोम बड़ा है क्रोमोसोम बड़े हैं। ठीक है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन। ठीक है, तो जीन के स्तर पर जो विकार है, अब ये क्वेश्चन आएगा कि निम्न बीमारियां, ठीक है,
किस स्तर की हैं, तो जीन के स्तर पर विकार की हैं, जिनमें 4 देखिए। हीमोफीलिया, ठीक है, अगर किसी को जेनेटिक बीमारी है तो उसके बच्चे को भी वो बीमारी हो सकती है। क्यों हो सकती है? वो जीन से हो रही है क्योंकि उनको क्योंकि बच्चे का जीन उसके बच्चे अंदर का भी, जीन ठीक है, वही जीन होगा, ठीक है, जो हमारे, हम जो है हमारे पेरेंट्स का जीन हमारे अंदर होगा और हमारे बच्चों के अंदर हमारा जीन जीन ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बनता रहता है, ठीक है, वो जाता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो देखिए, जीन के विकार जो है, हीमोफीलिया जो बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, जिसमें क्या नहीं होता, रुधिर का थक्का नहीं बनता, ठीक है। आपके पास ही आ सकता है, इधर एक साइड बीमारी है और दूसरे साइड उनके लक्षण। तो हीमोफीलिया जो है उसमें ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया वाले व्यक्ति को क्या सावधानी रखनी चाहिए? चोट इत्यादि न लगे। हाँ, उसको कहीं चोट ना लगे, ठीक है। ऐसे चोट लग गई तो खून का थक्का नहीं बनेगा, रक्त ज्यादा, अगर हीमोफीलिया वाले व्यक्ति का अगर कहीं ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उससे उसके मरने की संभावना पूरी है, क्योंकि उसका खून नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये भी जेनेटिक बीमारी है, ठीक है, ये हमें कहीं से हमने अर्जित नहीं करी, बल्कि अपने पेरेंट्स से आई है हमें, ठीक है। दूसरा देखिए, वर्णांधता, जिसको कह रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। ठीक है। तो जब आप लोग कहीं भी नौकरी में सेलेक्ट होंगे तो सबसे पहले आपका मेडिकल भी होगा नौकरी में लगने से पहले, और आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होगा। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है बताओ दो? रंगों की पहचान। हरे ठीक और है, लाल मतलब में आप, फर्क नहीं। हाँ, फर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, रंगों में कि कौन सा किस प्रकार का रंग है, ठीक है। तो जब कलर कलर ब्राइटनेस टेस्ट होता है तो डॉक्टर जो होगा वो आपको पन्ने पलट के रंग दिखाएगा, पूछेगा ये कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग है। जहां पे आपने रंग सही नहीं बताया तो वहीं पे आपको वो टेस्ट में फेल कर देगा, ठीक है। तो ये वर्णांधता जो है, ये भी आपकी आनुवंशिक डिजीज है, ठीक है, जेनेटिक। तीसरा कौन सा है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में व्यक्ति का शरीर क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता कम होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारे शरीर में? रक्त को बनाता है। और कोई? ये हीमोग्लोबिन एक ब्लड प्रोटीन है। क्या करता है? सर ऑक्सीजन को टिश्यूज में हाँ, बिल्कुल, पहुंचाता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं ना, हीमोग्लोबिन से ये हमारे शरीर के पूरे हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, हम थके थके महसूस करेंगे अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कीटोन यूरिया, ठीक है। कीटोन यूरिया भी, ये भी आपकी आनुवंशिक बीमार है। आपको याद रखना है कि जीन के स्तर के जो डिजीज हैं 4, कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसमें भी शरीर जो यूरिन में कीटोन निकलता है, ठीक, हमारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए होती है ना, हम जो बोल रहे हैं, ये बोल पा रहे, मेरे क्या कर रहा हूँ, ऊर्जा से ही संभव हो रहा है, ठीक है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे निकालता है हमारा शरीर? जो हम खाते पीते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में पहुंचते हैं, उससे हम कार्बोहाइड्रेट टूट के हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम काम कर पाते हैं। लेकिन लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, ऊर्जा किससे हमारा शरीर किससे तोड़ता है? वसा और प्रोटीन से, ठीक है। सबसे पहले जब आदमी भूख 4 दिन तक भूखा रहेगा अगर, तो आदमी कमजोर हो जाएगा। ये कैसे कमजोर होगा? हमारी हाँ। जो हमारा जो बॉडी का फैट है उसको बर्न करना शुरू कर देता है हाँ, बॉडी। ठीक है। तो जब आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए हो तब तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट आपने पूरा ऊर्जा कंज्यूम कर ली, फिर दूसरा नंबर आएगा किसका? वसा फैट का, वसा। फैट का नंबर आएगा। फैट भी आपने पूरा कंज्यूम कर लिया, तब आएगा प्रोटीन का नंबर। एक क्रम तो ये है, लेकिन इसमें जेनेटिक डिजीज में कार्बोहाइड्रेट की जगह हमारा शरीर किसका वो कर रहा है, वसा और प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहा है एनर्जी के लिए, जिससे कीटोन रिलीज हो रहे हैं और शरीर में, ठीक है। इससे बीमारी के लक्षण में है शरीर में कमजोरी होना, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये है, इनमें से 4 जो बीमारियां हैं ये जीन स्तर के विकार के कारण है। इधर आइए अब, जो है दूसरी साइड, क्रोमोसोम स्तर के विकार की, ठीक है। क्रोमोसोम स्तर के विकार की, इसमें 2 सिंड्रोम है। पहला है डाउन सिंड्रोम और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये जो 2 बीमारियां हैं, ये जीन स्तर की नहीं है, क्रोमोसोम की है, ठीक है। इधर जो है जीन स्तर की है और इस साइड क्रोमोसोम की है। तो इसमें देखिए, पहले में डाउन सिंड्रोम में व्यक्ति का कद छोटा होता है,
उसका जो 21वां जोड़ा है गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का, वो डबल हो जाता है। ठीक है, 21वां क्या हो गया, 21वां जोड़ा, जोड़ा मतलब 2, लेकिन 21 दो। में कितने पैदा हो गए, 21वें जोड़े में कितने बन गए इस बीमारी में, 3। 3 बन गए। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बन गया, तो वही शरीर में क्या कर रहा है, अगर हमारे शरीर में कुछ भी थोड़ा सा, ये तो बहुत मतलब माइनर स्तर की चीजें, अगर कुछ भी कहीं पे जीन में या क्रोमोसोम में, ठीक है, विकार आ जाए, तो वो मनुष्य को क्या कर देती है, बीमार कर देती है। ठीक है, तो हम लोग जितने जो स्वस्थ लोग पैदा होते हैं, तो ये भी मतलब हमारी एक अचीवमेंट है कि हमारे शरीर में कहीं भी जीन स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ठीक है, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई, जिसका कारण हम अभी क्या है, स्वस्थ है। ठीक है, इसमें दो है, डाउन सिंड्रोम और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। जो महिलाओं में है, उस उनमें एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है। ठीक, एक्स जोड़े में होता है, उसमें से एक एक्स का अभाव हो जाता है। ठीक, तो ये सभी आनुवंशिक बीमारियां हैं। ठीक है, जीन वाली भी और क्रोमोसोम भी। आनुवंशिक बीमारियों की सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर बच्चों में होती जाएंगे। ठीक, बिल्कुल, जेनेटिक का यही है कि माता पिता से बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगी। ठीक है, बच्चों से भी आगे जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, देखिए नेक्स्ट पेज में, कैंसर। कैंसर भी एक प्रकार की, ठीक है, आनुवंशिक बीमारी है या नहीं, बताओ तो। है। और कोई, यस सर। तो सभी मानते कि है। लिख लीजिएगा। हम्म, है। यस सर, जेनेटिक। आप सभी मान रहे तो है, तो फिर चलिए है। ठीक है, इसको कल की क्लास में करेंगे, अभी तो टाइम खत्म होने वाला, लेकिन है मतलब मोस्ट केसेस में ये आनुवंशिक है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आनुवंशिक ना हो। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कहाँ गया, कहीं रेडिएशन के क्षेत्र में चला गया, ठीक है, और वहां से वो रेडिएशन से कैंसर ग्रस्त हो गया, तो ये आनुवंशिक बीमारी मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी आनुवंशिक बीमारी, क्योंकि उनमें जेनेटिक विकृति आ ठीक है, जाती है। जीन में परिवर्तन आ गया। जीन में परिवर्तन आने का मतलब अब उसके बच्चे में कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। ठीक, तो इस हिसाब से ये जेनेटिक बीमारी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ठीक, कोशिकाओं का, कैंसर में कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। ठीक, ये इस फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें इस तरह से नहीं आ पाएगा, लेकिन मैंने 4 तरह के लिखे हुए हैं। आपको होमवर्क में इनमें दो दो लाइन सब में लिखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना टफ तो बनेगा नहीं, लेकिन दो दो लाइन आप लिखेंगे होमवर्क के लिए। कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया कैंसर के 4 प्रकार हैं, जिसमें सबसे, जिसको ल्यूकेमिया, जिसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है ल्यूकेमिया का, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। ठीक है, जिसमें हमारे शरीर में WBC जो है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। ठीक, अब हम पहुंच रहे हैं संक्रामक बीमारियों पे। ठीक है, संक्रामक बीमारियों में पहले देख रहे हैं हम जीवाणु से, दूसरी तरफ देख रहे हैं हम विषाणु से। इसकी टेबल मैं आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरह से। चित्र आपको दिख रहा है, जीवाणु और विषाणु वाला दिख रहा होगा ना सभी को। ठीक है, देखिए, ज्यादा घातक बीमारी कौन सी है, जीवाणु वाली हो या विषाणु वाली, विषाणु। विषाणु वाली। ठीक है, देखिए, जीवाणु जो है, जीवाणु हमारी कोशिका में जब अटैक करता है, तो कोशिका के अंदर नहीं जाता है, कोशिका के बाहर अटैक करता है। ठीक है, देखिए, बैक्टीरिया जो दिख रहे हैं वो कोशिका के बाहर अटैक कर रहे हैं, लेकिन विषाणु कहाँ जा रहा है, ए में तो बाहर है, बी में सतह पे चला गया, सी में कहाँ चला गया विषाणु, सी चित्र में, न्यूक्लियस में। केंद्रक में, हाँ, न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर केंद्रक में, और वहीं जेनेटिक चेंज कर देगा। ठीक, हमारे न्यूक्लियस को चेंज कर देगा, और जो उसको चाहिए, विषाणु को जो चाहिए कोडिंग, वो कोडिंग बना देगा। विषाणु को अगर कुछ चीज, मतलब कुछ ऐसी चीज अधिक चाहिए जो उसको फैलाने के लिए आवश्यक हो, तो हमारे वो उस हमारे न्यूक्लियस को उसी तरह से प्रोग्राम कर देगा। और ये सबसे घातक बीमारियां होती है विषाणु वाली। ठीक है, जीवाणु वाली बीमारियों से निपटना आसान है, विषाणु वाली बीमारियों से निपटना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो जीवाणु जैसे तपेदिक, हैजा, ये कल डिटेल में चलेगी इसमें। ठीक है, कल ये क्लास खत्म हो जाएगी डिजीजेज वाली। ठीक है, जीवाणु में जैसे तपेदिक, हैजा और